प्रदेश तो हम सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे थे, यूटिलिटी। यस सर। उसमें उपयोगिता का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर है? उपयोगिता के कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। चलिए बताइए, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कौन बताएगा? सीमांत उपयोगिता कोई डिफाइन करे, बताइए। ऐसे जो कुल उपयोगिता में क्या चेंज आता है वही सीमांत उपयोगिता है। चलिए अच्छी बात है। और कोई डिफिनेशन? एक परिभाषा उन्होंने अच्छी परिभाषा दिया है। और बताइए, कुल उपयोगिता के तहत उन्होंने बताया, दूसरा रास्ते से बताइए आप सीमांत उपयोगिता, कोई और बताए या इनकी परिभाषा को दोनों लोग सहमत हो? कोई और नहीं बोल पाएगा? तो कोई और नहीं बोलो, वही अकेले बोलेंगे। खड़े होकर बात करो। तो आप जो है उसको तैयार करके आइए और उसको टेस्ट कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपको पढ़ाए गए, क्या क्या पढ़ाया गया है बताओगे? उपयोगिता का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, मांग का नियम पढ़ाया गया और है। मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम पढ़ाया गया है, ठीक है। दो ही चीज, चलो, मांग का कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली मांग का नियम। आपको मांग पढ़ाया गया ना, डिमांड, तो डिमांड का कॉन्सेप्ट उसमें लॉ ऑफ डिमांड भी आ जाएगा, और उपयोगिता का कॉन्सेप्ट जिसमें पूरा उपयोगिता से रिलेटेड जितनी चीज़ बताया वो आ जाएगा। और फिर जो है तीसरा है डिफिनीशन, क्या है? हाँ, तो इकोनॉमिक्स क्या है, उपयोगिता क्या है, डिमांड क्या है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए थी। 3 डायमेंशंस हैं, तीनों डायमेंशन का टेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, अब अगला है मांग की लोच की बात आज कर रहे थे हम, इसको कंप्लीट करते हैं। ये तो मांग की लोच है। मांग समझ में आया नहीं आपको? मांग बताइए, कोई मांग को डिफाइन करो, जो मांग को डिफाइन करो। किसी एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर किसी उपभोक्ता के द्वारा हम बाजार में क्रय की गई वस्तु की मात्रा। चलिए अच्छी बात है। और कोई? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसके द्वारा वह अपनी उपयोगिता को पूर्ण करता है उसे मांग कहते हैं। नहीं, उसमें शर्तें बताया था, क्या क्या शर्त बताया था? निश्चित मूल्य होना चाहिए, और इनकम क्या कहते हैं निश्चित रहनी चाहिए, घटती बढ़नी चाहिए, और क्वालिटी रहनी चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिटी। क्वालिटी। जैसे इसलिए आपने सवाल दूसरा पैदा कर दिया। एक तो मांग के लिए शर्त है प्राइस होना चाहिए, ठीक है, निश्चित प्राइस। और क्या शर्तें? 3 शर्तें मैंने बताई, 3 शर्तें बताओ। इनकम, आय निश्चित रहनी, बहुत खास बताना, बताओ। विलिंग टू पे, एबिलिटी टू पे, और एबिलिटी टू पे, और विलिंगनेस टू प्राइस, अदा करने की क्षमता और अदा करने की इच्छा भी होनी और चाहिए। अदा करने का खरीदने की इच्छा। 3 है ना, अदा करने की क्षमता, अदा करने की इच्छा और खरीदने की इच्छा, और इनकम, खरीदने की इच्छा। यस आय भी होनी चाहिए। यस एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, एंड विलिंगनेस टू बाय। राइट। बैठो। मांग के लिए जो है बेसिक शर्त जो है कि एक तो ये आपकी इच्छा होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, ठीक है। मेन है कि वो किसी खास प्राइस पर, पर्टिकुलर प्राइस पर जो है वो खरीदी जा रही हो, तो मांग का कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए। तो हम मांग का नियम आपको बताए थे, तो उसमें आपको बताया था कि मांग का नियम आपको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द चेंज, डायरेक्शन ऑफ द चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, इसकी दिशा बताता है मांग का नियम कि कैसा होगा। ये बात हो रही है ना यस कि मांग का नियम क्या बताता है? परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा बता रही, कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन की मात्रा की बात नहीं करता है।
यस सर। करता है? नहीं नो सर। सर। कितना चेंज हुआ, ये नहीं बात करता। यस सर। तो इसीलिए मैं कहूँ मार्शल ने ही जो है मांग का नियम दिया था और मार्शल ने ही मांग की रोज का कॉन्सेप्ट दिया है। यस सर। तो उनका मतलब ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि चेंज तो हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, लेकिन कितना हो रहा है, यानी उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसका परिमाण क्या होगा। तो परिमाण को देखने के लिए सिर्फ दिशा नहीं बल्कि दशा भी क्लियर हो, उसके लिए मांग की रोज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब कितना परिवर्तन हुआ है हमें देखना है। तो इसका मतलब है कि और एक परिणाम एक परिवर्तन के परिणाम के स्वरूप। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो आमतौर से आपने पढ़ा होगा, भिन्न पढ़ा कि भिन्न यस सर। पढ़े होगा। यस सर। जब हम लिखते हैं x/y, तो इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम x और y में रेशियो देखना चाहते हैं। यस सर। x और y में रेशियो। रेशियो मतलब क्या कहते हैं वो? अनुपात। अनुपात। इसका अनुपात देखना चाहते हैं। तो अनुपात क्या है? अनुपात को कैसे आप समझाओगे? कोई बताओगे अनुपात क्या है? सोच रहे होगे जानता तो मैं समझाऊँ कैसे? हैं? हैं? कुछ कह रही हो? सरल भिन्न को अनुपात कहते हैं। कुछ कम समझ में आ रहा है। सरल भिन्न को अनुपात कहते हैं, इसका मतलब क्या है? अनुपात उसे कहते हैं कि अगर उसमें जैसे किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कुछ बढ़ता है तो उसका फ्रैक्शन बदलना नहीं चाहिए। नहीं, वो अनुपात वो थोड़ी नहीं, फ्रैक्शन नहीं बदलेगा अनुपात से। बैठिए, अनुपात तो कुछ भी हो सकता है, बदलना क्यों नहीं? वो तो एक सरलीकरण, जो आप कहना चाह रहे हो, वो भी जो कहना चाह रहे हैं ना, वो तो एक सरलीकरण कहा जाता है। इधर जब मिनिमम रेशियो, वो मिनिमम क्या होता है? वो मिनिमम रेशियो होता है। सर ठीक है? अंश बटा हर के रूप में लिखना, हाँ, अंश बटा हर के रूप में लिखना बात, अंश बटे हर पे मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखना। नहीं, चलिए ठीक है, वो जो आप जानते हैं कि हम जो समझाना चाहते हो तो ये अनुपात जो है, क्योंकि अनुपात हमेशा दो वेरिएबल में होता है, दो चरों में होता है। ठीक है ना, एक अंश कह लीजिए या हर कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर x है और y है, दोनों अलग अलग चर है ना, x अलग है और y अलग है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों का संबंध कैसा है, दोनों का संबंध कैसा है, x और y का क्या संबंध है। तो अनुपात हमें किसी दो चरों का संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। वो भी संबंध कैसा? परिवर्तन का संबंध। किसका? परिवर्तन का। तो जब दो वस्तु के संबंध की बात, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय में दूध चाहिए और चीनी चाहिए, ठीक है? यस सर। तो कितना दूध डालें और कितना चीनी, ये उसका संबंध, चीनी और दूध का, ये अनुपात हुआ है। अच्छा, अब चलिए मान लीजिए आपने दूध बढ़ा दिया, दूध को बढ़ा दिया, तो चीनी भी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? यस सर। तो जब बढ़ा दिया, बढ़ाने क्या कहते हैं? परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन। तो एक को परिवर्तन किया तो दूसरे को कितना परिवर्तन करना है, ये भी कौन बताएगा? अनुपात। तो मतलब ये हुआ कि एक अनुपात है, x और y के संबंध की बात कर रहा है। यस सर। अब मान लीजिए y को हमने चेंज करके 10%, ये डेल्टा y मान लीजिए 10% हमने बदल दिया, तो अनुपात क्लियर रखने के लिए y x को भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा? यस सर। कितना बदलना पड़ेगा? तो ये जो भिन्न है वो इस संबंध को बताता है। ठीक है ना? यदि हम जो है हर में परिवर्तन कर दें तो एक ये बात हो गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है जो भिन्न हमें बताती है, यदि हर में इकाई परिवर्तन कर दिया जाए, इकाई मतलब 1%, 2%, 4%, 10%, लेकिन वो इकाई से मतलब कोई फिक्स परसेंट, यदि, और इकाई का मतलब एक भी होता है, चलिए एक मान लीजिए, यदि हर में इकाई परिवर्तन कर दिया जाए, यानी 1% परिवर्तन कर दिया जाए, तो अंश में
कितना परिवर्तन होगा, ये भिन्न बताता है। समझ गए? ये प्रति इकाई संबंध क्या बताता है? प्रति इकाई संबंध। ये है रेशियो, इसको कहते हैं अनुपात। ये भिन्न जो है आपका वही बताता है प्रति, यानी मतलब हुआ जैसे हम आपको बता रहे थे, जैसे लिखते हैं x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब क्या बताया था? कई बार लिखा मैंने, बताइए इसका मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष y में परिवर्तन। आय में परिवर्तन सर। y के सापेक्ष आय। x में। और बताइए और क्या बताया है? कई दिन से लिख रहा हूँ मैं। हाँ? मान के नियम में लिखा था ना इस तरह का? यस सर। बस और बताइए क्या मतलब है? हाँ? एक तो तुम मास्क तुम मास्क अभी तक खोल क्यों नहीं सकती हो? बताने के लिए खोल सकती हो ना, मास्क से बात नहीं समझ में आती। एक स्वतंत्र चर हाँ, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट। मतलब ये बात ये बता रहा है कि यदि y में परिवर्तन होता है, यदि y में परिवर्तन होता है तो x में परिवर्तन कितना परिवर्तन होगा। इसी को भिन्न रूप में लिखा जाता है x अपान y। तो अब समझ लीजिए हर आपका जो होता है, हर क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अंश क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट में क्या पहचान बताया, क्या फर्क है दोनों में? इंडिपेंडेंट अपने आप चेंज होगा तो डिपेंडेंट में चेंज जाएगा। इंडिपेंडेंट पहले परिवर्तन होता है यस सर। और डिपेंडेंट उसके बाद। बाद। तो मतलब जो नीचे होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट होगा, या आप कह लीजिए जो आपका इंडिपेंडेंट होगा उसको हम नीचे लिखते हैं, यस सर। और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम ऊपर लिखते अंश हैं। के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना? यस सर। चलिए, अब मान क्लोज की जब हम बात करते हैं तो मान क्लोज में हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। यही जानना चाह रहे हैं। यस सर। तो यहाँ डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट कौन है? y। मूल्य डिपेंडेंट है ना? यस सर। मूल्य क्या है? डिपेंडेंट और मात्रा इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है जनाब? यस सर। क्लियर हो रहा है कि? और कोई लिखते नहीं तुम लोग ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिखते नहीं हो। लिखते नहीं तो फिर जो है दोबारा भूल जाओगे, क्योंकि चीज़ों को एज इट इज लिखना चाहिए ना। और दूसरी चीज़, जब आप नोट्स बनाइए तो हमेशा बुक से बनाइए, यस यस। क्योंकि हम लोग की जो लैंग्वेज है वो आम बोलचाल लैंग्वेज होती है, क्योंकि समझाना मकसद होता है। तो जब भी आप लिखिए बुक से लिखिए, वही लिखिए जो बताया जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज किसकी होगी? बुक से। बुक की होगी, इसको ख्याल रखिए। तो इसलिए जो भी डिफिनीसन, जैसे हमने आपको मान के लोग की डिफिनीसन बताई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो डिफिनीसन लिखोगे तो कहाँ से लिखोगे? बुक से। बुक से लिखो, नोट्स वगैरह में बुक से। Yes, समझाने के लिए आम बोलचाल की बात है। तो मान के लोग की बात करें कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की प्राइस में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कितना होगा, ये बताता है। ये हमें देखना है, उसी वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की नहीं। ठीक, तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि मूल्य में परिवर्तन होना है, उसके परिणाम स्वरूप किसमें परिवर्तन होना है? मात्रा। यही मतलब हो ना। तो इसलिए अगर इसको हम जो है प्रोपोर्शनल फॉर्म में, अनुपातिक फॉर्म में लिखे तो लिख सकते। देखिए एक को अंश बनाना है, एक को हर बनाना है। तो बताइए किसको अंश बनाना है, किसको हर? प्राइस को हर बनाना। बनाएंगे। ठीक, Yes, sir. इतना तो क्लियर हो गया। यस सर। कीमत को हर बनाएंगे, प्राइस कीमत। किसी वस्तु की कीमत वस्तु के
परिवर्तन परिवर्तन ऊपर क्या होगा? वस्तु की मात्रा में वस्तु की मात्रा में परिवर्तन मात्रा में परिवर्तन ये मांगी गई मात्रा है। Yes, sir. वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो मान की लोड को डिफाइन किया जाए कैसे हो जाएगा? वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बटे वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। मूल्य में परिवर्तन। ये आपका मांग की लोड बता रहा है। तो अब क्या हो जाएगा? यानी यदि वस्तु के मूल्य में इकाई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए वो परिवर्तन की दर चाहिए, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि बार बार चेंज होगा ना, बार बार चेंज होगा। बार बार चेंज होने में हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज, दर, परिवर्तन की दर। इसलिए थोड़ा सा कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, तो मूल्य में परिवर्तन तो है लेकिन ये परिवर्तन सापेक्षिक होगा, अनुपातिक होगा। परिवर्तन कैसा होगा? अनुपातिक। ये परिवर्तन कैसा होगा? अनुपातिक। अब पूरी परिभाषा क्या हो गई? वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। बल्कि इसको एक्स वस्तु कर लीजिए, और किसी वस्तु, ताकि ये क्लियर रहे कि एक ही वस्तु है। तो पूरी परिभाषा क्या बन गई? एक्स वस्तु के मांग की लोड की क्या हो गया? एक्स वस्तु के मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे उस वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। इस अनुपातिक को आप प्रतिशत भी कह सकते हैं। यस सर। कह सकते हैं परसेंटेज। प्रतिशत। इसको आप सापेक्षिक वर्ड भी कह सकते हैं। 3 वर्ड है, प्रतिशत, सापेक्ष, अनुपातिक, सापेक्ष। सापेक्षिक। तीनों, कहीं सापेक्षिक मिल सकता है, कहीं अनुपातिक मिल सकता है, कहीं तीनों एक चीज़ें अभी समझाएंगे कैसे एक है। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये समझ गया ना? मान की लोड के फार्मूला कायदे से दिया। अब मेन फार्मूला क्या बन गया? वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। ये हमें मान की लोड बना था। अब क्या होगा? अब हमें परिवर्तन की इकाई परिवर्तन क्लियर हो जाएगा कि यदि इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें कितना परिवर्तन होगा, इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा। इसके हमें मान की लोड। ठीक, ये बात क्लियर? यस सर। चलिए, लेकिन इसके पहले एक बेसिक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है? मूल्य। किसकी बात किया है? मूल्य। एक स्पेसिफिक बात है जो मार्शल ने दिया है। यस। लेकिन जरा हम थोड़ा और जनरलाइज करें इसको, उसको भी समझ लीजिए आप, ताकि एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जब हम बात करते हैं मान की लोड की, मान की लोड, तो इसका मतलब है कि मांग में परिवर्तन। मांग की लोड का मतलब क्या हुआ? मांग में परिवर्तन। लेकिन मांग में परिवर्तन कब होता है? जब उसके प्रभावित करने वाले घटकों में परिवर्तन होता है। तो हमने माना है कि मांग, आपकी जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है? प्राइस और इनकम, इनकम पर, वेदर, अन्य वस्तुओं रिलेटिव पीआर, चलिए वेदर, पॉपुलेशन, फैशन, डिजाइन, टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक दिस। ट्रेंड्स। बहुत सारे फैक्टर हैं। यस सर। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। यस। तो सवाल यह है कि अभी जब हमने आपको फार्मूला लिखा, इसमें लिखा वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, यहाँ मूल्य की बात किया यस सर। ना, यस सर। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर। तो मांग की लोड कायदे की देखा जाए तो कायदे की मांग की लोड का मतलब ये हुआ कि मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन किसके परिणाम स्वरूप? वस्तु की मांग, मूल्य की मांग। इन घटकों के परिणाम स्वरूप। यस सर। यानी मांग के प्रभावित करने वाले घटकों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, अगर कायदे की इसमें देखा जाए एक लीगल मांग की लोड, क्योंकि मूल्य ही अकेले तो नहीं है। यस सर। तो आप कह सकते हैं मांग की लोड का एक सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगी? इसके आधार पर एक सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगी? मांग को
मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में परिवर्तन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यस सर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन ये हुआ परिणाम ना? स्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांग की लोग तो सामान्य परिभाषा नहीं होना चाहिए ना। स्वरूप मांगी गई मात्रा क्या होना चाहिए? मांग के प्रभावित करने वाले घटकों में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन। परिवर्तन ठीक, ये इसकी जनरल परिभाषा, क्योंकि एक वस्तु तो एक घटक है नहीं, ठीक है ना। यस सर ये है मांग की लोच। यस सर क्या है? मांग की लोच क्लियर? यस सर लेकिन हम इसको मांग की लोच कह रहे हैं, यस सर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि मार्शल की जब हम बात करेंगे, मार्शल की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, अन्य बातें समान रहने पर, Yes, यानी प्राइस के अलावा अन्य चीज़ों को क्या मान लिया है? समान रहने पर। सामान्य, और जो है प्राइस को मेन माना है। Yes. इसलिए प्राइस, इसको मांग की लोच कह देते हैं। क्या कहते हैं? मांग की लोच प्राइस के सापेक्ष, मूल्य के सापेक्ष मांग की लोच है। लेकिन हाँ, बता रहे हैं ना, आप वहाँ दिमाग लगा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो दिमाग में लगा रहे हो। पहले जहाँ हम पढ़ा रहे हो उस पर दिमाग लगाओ, यही कन्फ्यूजन तुम लोग भूल जाओगे। आप बैठ के सोच रहे हैं कि अनुपातिक के बारे में, अभी पढ़ा कुछ और रहे हैं। अभी जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस पर दिमाग रखिए, उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। जब हम आगे बढ़ जाएंगे उसको क्लियर नहीं किए, अब आप पूछा करिए, वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ आपको, एक क्लियर हो गया ना? यस सर सामान्य, लेकिन हम मांग की लोच कहते हैं इसको। यस सर क्यों ऐसा है? तो जब भी आपसे कहा जाए मांग की लोच, क्या कहा जाए? मांग की लोच मांग की लोच, तो आपके दिमाग में मूल्य लोच आएगी। यस सर ठीक है ना? ये मांग की मूल्य लोच है। कौन सी है? ये क्या है आपकी? मांग की मूल्य लोच मांग की मूल्य लोच। ये मांग की कौन सी लोच है? मूल्य लोच मूल्य लोच। तो अब क्लियर हो गया ना? यस सर तो मांग की लोच वो है, यस सर और मांग की ये क्या है? मांग मूल्य लोच। ठीक है ना? यस सर लेकिन क्योंकि मांग की लोच प्राइस से ज़्यादा बार बार कंसर्न है, प्राइस, sir. इसलिए जब हम कहते हैं मांग की लोच तो आपके माइंड में आना चाहिए मूल्य लोच। यस समझ सर गए? मूल्य लोच जब तक ये ना कहा जाए कि मांग की आय लोच, मांग की अनुपातिक लोच, Yes, sir. और या मांग की पॉपुलेशन लोच, Yes, sir. या मांग की और अन्य घटकों से लोच, जब तक ना बोला जाए तब तक ये मान लीजिए कि मांग की लोच का मतलब वो मांग की मूल्य लोच। यस सर मांग की मूल्य लोच प्राइस इलास्टिसिटी आपके पास, यस सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बात क्लियर हो गई? यस सर चलिए अब आप उसको समझिए जो आप पूछ रहे थे, ठीक है ना? ये मिला दे। यस सर आज रिवीजन करेक्ट करी चलिए ये एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके समझिए। देखो आप बता दें, हिंदी में एक फॉर्मूला लिख दिया है ना? हम कुछ नहीं लिखे क्लास करेक्ट करी रह जाएगा। देखिए, आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए आनुपातिक, सापेक्षिक, प्रतिशत, ठीक है, या परिवर्तन की दर, इन सबको निकालने के लिए हमें पहले उनका परिवर्तन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवर्तन। परिवर्तन। चलिए ये मान लीजिए P1 है, ये आपका मान लीजिए Q1, इधर है मात्रा, मांग की मात्रा है, इधर आपका मांग का मूल्य DX, प्राइस DX। अब मान लीजिए प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, यस सर
हो गया B2 A B हो गया क्यू ये आपकी मान लाइन है डी D। यस सर ये पूरा फिगर है। इसी फिगर के तहत हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको दो पोजीशन है, पहली पोजीशन ए, दूसरी पोजीशन है बी ठीक है ना। ये प्रारंभिक पोजीशन है यस सर और बी परिणाम के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यस होगा ना। यस तो ये प्रारंभिक पोजीशन आप देखिए रेखा चित्र में बिंदु ए पर क्या है, अब मैं बोलता जाऊँ आप लिख लीजिए बिंदु ए पर, आप लिखते रहिए। बिंदु ए पर देखें यस सर लिखिए अच्छे से x वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, x वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है? x वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है OP1। यस सर क्या है? OP1 OP1 लिखना भी पड़ेगा मतलब का है। प्रारंभिक मूल्य है OP1 यस ठीक। सर तो उस मूल्य पर वस्तु की प्रारंभिक मात्रा, OQ1 तो x वस्तु की प्रारंभिक मात्रा या OQ1 प्रारंभिक मांगी गई मात्रा, यस सर x वस्तु की प्रारंभिक मांगी गई मात्रा इस मूल्य पर कितना है? OQ1 OQ1 है ना। यस सर ये आपकी क्या है स्थिति यस सर ए पर। ए पर मांगे मूल्य है OP1 और मांगी गई मात्रा है OQ1 प्रारंभिक हमने किस लिए कह दिया क्योंकि दो पोजीशन है हमारे पास। यस सर अच्छा अब आइए रेखा चित्र में बिंदु बी पर, यस सर बिंदु बी पर ठीक है ना। या ऐसे आप लिखिए मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मूल्य में सपोज माना मूल्य में गिरावट होती है, मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लिखिए आपने ना। यस सर उसके लिए लिखिए माना मूल्य में गिरावट होती परिवर्तन क्या हो रहा है, गिरावट हो मूल्य में कमी होती है यस सर ठीक है ना। मूल्य में कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, तो बिंदु बी पर क्या है बी पर परिवर्तित मूल्य, x वस्तु का परिवर्तित मूल्य परिवर्तित मूल्य, x वस्तु का परिवर्तित मूल्य परिवर्तित मूल्य क्या है? OP2 OP2 और परिवर्तित मात्रा x वस्तु की परिवर्तित मात्रा मांगी गई मात्रा OQ2 लिख लीजिए। x वस्तु की परिवर्तित मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी? OQ2 ओकी ठीक, इतना क्लियर। यस फिर उन्होंने फिगर को एक्सप्लेन किया, सर इसके बाद क्लियर है ना। यस सर चलिए अब आगे बढ़िए। अब हमें क्या जरूरत है फार्मूले में? आनुपातिक परिवर्तन की। यस सर तो आनुपातिक परिवर्तन से पहले परिवर्तन, यस सर पहले क्या निकाले? परिवर्तन। चलिए आप ये x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन x वस्तु के मूल्य मूल्य में परिवर्तन, कितना है? इक्वल टू OP2 माइनस OP1। परिवर्तन हमेशा नई मात्रा माइनस पुरानी मात्रा होती है। परिवर्तन की कैसे लिखा जाता है? प्रारंभिक स्थिति नहीं, वर्तमान स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यस सर ठीक है ना। पूर्व ये होता है ना परिवर्तन। यस सर तो यहाँ पर मूल्य में परिवर्तन होगा वर्तमान मूल्य या परिवर्तित मूल्य माइनस पूर्व मूल्य प्रारंभिक मूल्य, ठीक। परिवर्तित मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य OP2 माइनस OP1।
लिख नहीं रहे हो? क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या? क्या दिक्कत है? लिखते रहो। क्लियर? अब देखिए आपको क्या मिल गया मूल्य में? परिवर्तन। मिल गया? यस सर। मिल गया ना? अब आपको क्या चाहिए? आनुपातिक परिवर्तन। क्या चाहिए? आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। तो वो होता है, आनुपातिक परिवर्तन की परिभाषा होती है प्रारंभिक मूल्य माइनस परिवर्तित मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य डिवाइडेड बाई प्रारंभिक मूल्य। उसको ग्रोथ रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन इनपुट हो जाएगा OP2 माइनस OP1 अपान OP1 से OP1 कैंसिल हो जाएगा, OP2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया अनुपातिक। क्लियर हो गया? यस सर। इसे क्या कहते हैं? आनुपातिक परिवर्तन। अब हमें ऊपर वाला मिल गया, यस सर। फार्मूला में अंश मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। चलिए अगर आप इसको माइनस करेंगे OP2 माइनस OP1 यस सर। तो कितना आएगा? सर P1 ध्यान से देखिए, OP2 माइनस OP1 कितना आ जाएगा? P1 P1 P2 ये गैप बीच का, अच्छा। यही गैप आएगा ना? यस सर। लेकिन ये प्लस होगा कि माइनस? माइनस क्या होगा? माइनस नहीं समझ में आ रहा? माइनस होगा सर। माइनस होगा ना? यस सर। ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा में से कम। कम हो रहा है। P1 बड़ा है, OP2 छोटा छोटा है, है। कम से ज़्यादा कर रहे माइनस में आएगा। यस तो एक परिवर्तन हो गया अनुपातिक। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू माइनस P1 P2 इसको और भी जैसे P1 P2 लिखे ना, यस सर। P1 P2 को आप डेल्टा P भी लिख सकते हैं। माइनस डेल्टा P यस सर। लिख सकते नहीं? यस सर। बजाय उसको P1 P2 लिखने के हम लोग क्या दें? माइनस डेल्टा P। डेल्टा माने क्या होता है? परिवर्तन। ठीक, तो ये फार्मूला इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपान OP1। यहाँ तक क्लियर? तो अगर ये क्लियर है तो एकदम सेम वे में इसी तरह से अब आपको क्या करना है? परिवर्तन मात्रा मात्रा में मात्रा मांग में परिवर्तन। परिवर्तन क्या हो जाएगा? OQ2 माइनस OQ1 OQ1 इज इक्वल टू इक्वल टू प्लस Q2 यस सर इक्वल टू डेल्टा Q। यही आएगा ना? यस सर। अब इसका अनुपातिक परिवर्तन निकाल दीजिए। मान में अनुपातिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? OQ2 माइनस OQ1 OQ1 डिवाइडेड अपॉन बाई OQ1 OQ1 इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान OQ1 OQ1। होगा ना? यस सर। दोनों परिवर्तन क्लियर? यस सर। अब आप जो है लिख सकते हैं मान जीरोज की परिभाषा। यस सर। तो मान जीरोज के क्या दिखाएंगे हम लोग? जो भी फॉर्मूला आप लिखे हैं ना, यस सर। मान जीरोज को हम लिखते हैं मान जी मूल्य लोच। इसको 60 में लिखते हैं EP। EP मतलब इसी क्या है? इलास्टिसिटी। यस सर। इसी क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। इसी क्या है? प्राइस। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस सर। EP क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना?
मांग की मूल्य लोच, यस सर। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखना है हमें, मांगी गई मात्रा मान में अनुपातिक अनुपात क्या है, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू अपान, OQ1 उसके बाद नीचे क्या होगा, माइनस डेल्टा पी अपान OP1 माइनस डेल्टा पी डेल्टा पी अपान OP1 इक्वल टू, इसको आप सरल करेंगे माइनस, माइनस दोनों में माइनस कर देगा, यस सर। और ऊपर लिख सकते हैं, चेंज जानते हैं ना, यस सर। OQ1 ये पलट जाता है, यस सर। OP1 अपान डेल्टा क्यू हो जाता है ना ऐसा, यस सर। किसी को कन्फ्यूजन, नो इतनी मैथ तो पता होगी ना, यस सर। ये जो भिन्न है नीचे वाला, वो उसको मल्टीप्लाई होता है तो चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया, इसको और अच्छा सा सजा के लिखिए, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू, डेल्टा वाला एक साइड कर लेते हैं, यस सर। डेल्टा पी इंटू OQ1 ये आपका मेन फार्मूला बन गया, ये है मान की लोच। अब यहाँ तक बताने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, कोई किसी को कंफ्यूजन हो, मैथ से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन, सर जो ये डिमांड करता है बच्चों को काटेगा, इसको डिमांड करता है हाँ तो वो काट क्यों नहीं सकता, तो कहीं भी प्राइस एक करते हाँ इलस्ट्रेशन आपको समझाने के लिए किया गया है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा लॉजिकल देखेंगे तो लॉजिकल भी मिल जाएगा। काटने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आपकी प्राइस क्या है, जीरो जीरो है, यस तो जीरो प्राइस पे मांग क्या होती है, जीरो मांग मैक्सिमम होती है, Yes, sir. प्राइस पे मांग, मैक्सिमम प्राइस होती ही नहीं रहेगा तो मांग कैसे रहेगी? एक मिनट सुनो, जीरो तो है, है। यस सर। जीरो है नहीं, यस सर जीरो प्राइस पर मांग कितनी होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम, यानी कोई सामान आपको फ्री में दे तो आप कितना खरीदोगे, ढेर सारा सर। लूट लेंगे ढेर सारा ना, Yes, कि sir. एकदम अनलिमिटेड, ढेर लूट लेंगे हाँ जो मिलेगा में भी लिमिटेड ही है। Yes, sir. अगर तुमको जो है मार्केट से लूटना भी पड़े तो एक हद तक हो गया, Yes, sir. बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। नहीं लेंगे, समझ गए ना। तो मतलब क्या हुआ कि भी यूटिलिटी होती है उसमें, Yes, जब sir. आपकी यूटिलिटी शून्य होने लगेगी तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फ्री में भी नहीं लेंगे, Yes, और sir. कोई मतलब नहीं है। नहीं। है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मार्केट में कहते भाई टमाटर को शाम को कहा टमाटर उठा ले जाओ, यस सर। बहुत सारा टमाटर रखा हुआ है, तो आप कितना ले जाओगे, 1 किलो रख ले बस एक बोरा ले जाएगा, उससे अरे ज़्यादा उतना नहीं ले ले जाओगे जितना लेके चल सको, यस जितना सर। यूज लेकिन जब आपको जो है किराए की गाड़ी करना पड़ेगा तब नहीं ले तो फिर जाएगा। आप नहीं नहीं ले जाएगा। जाएंगे। नहीं ले जाएंगे, यस सर। समझ रहे हैं ना, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियल कहा जाता है, यस सर। ये आइडियल स्टेज है। सपोज अगर प्राइस शून्य है तो मांग क्या होगी, Maximum। कितना होगी, अच्छा मान लीजिए प्राइस मैक्सिमम है, यस सर। प्राइस क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, Yes, उसमें sir. डिमांड क्या होगी, शून्य। शून्य, ठीक है ना, Yes, sir. मैक्सिमम प्राइस पे डिमांड शून्य होती है, ठीक है ना, यस सर। और शून्य प्राइस- मैक्सिमम वो मिनिमम मूल्य पर डिमांड अधिक मैक्सिमम होती है। Yes. ये मतलब हुआ इसका, यदि दोनों अक्षों को टच कर रहा है तब। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया। यस सर। ऐसे कहते हैं मांग की लोच, माइनस होगी ये, यस सर। ये मांग की लोच माइनस में है, यस सर। तो अगर माइनस में है तो इसका मतलब है मूल्य लोच की बात की जा रही है, Yes, sir. क्योंकि इनवर्स रिलेशन किसमें होता है, मूल्य में होता मूल्य है। में होता है। प्राइस निगेटिव, हाँ? प्राइस निगेटिव, प्राइस नेगेटिव वैसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली हो सकता है। मैथमेटिकली क्या हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अब आप कभी जो है जब जाते हैं अपने किसी दावत वगैरह में जाते हैं, खासतौर से करते हैं लोग
बारात जाते हैं, यस सर। तो बारात जाने में कितना पैसा लगता है आपका? पैसा लगता है? यस सर। और खिलाते पिलाते हैं, यस और सर। आते वक्त एक गिफ्ट भी देते हैं, यस सर। देते हैं कि नहीं? यस सर। तो वहाँ पर आपकी प्राइस क्या हो गई? ज़्यादा मिली Right. नेगेटिव हुई कि नहीं? यस सर। यानी फ्री में मिल रहा है, फ्री के अलावा खाना पीना मिला, सब कुछ मिला, और साथ साथ गिफ्ट भी मिल रहा है, यस सर। तो उनके लिए नेगेटिव हो गया। यस सर। तो उस सेंस में अगर आप कहिए तो नेगेटिव भी हो जाएगा। हाँ? अब इतना दिमाग न लगाओ, इसलिए कि तुम्हारे काम का बीए के लोगों के लिए काम का इतना ही है जितना पढ़ाया गया है। ये सब चीज़ें जो है अर्थशास्त्र, बड़े अर्थशास्त्रियों का मत है, वो देखते हैं कि नेगेटिव का क्या, मतलब माइन्यूट चीज़ें, जैसे एक फिजिशियन होता है तो एक स्पेशलिस्ट होता है। Yes, sir. तो फिजिशियन के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि भाई जो है अगर बदन में दर्द है तो बुखार हो सकता है, यस सर। ठीक है ना। अब ब्लड कैंसर से भी बदन में दर्द होगा, Yes, ये sir. कौन बताएगा? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट बताएगा। तो अभी आप फिजिशियन हो, यस सर। अभी आप क्या हो? फिजिशियन। एक जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसलिए आप उतना ज़्यादा परेशान ना नहीं हो। हो। अभी तो एक कोशिश करिए जो पढ़ाया जा रहा है उसी के कंफ्यूजन, उसी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, Yes, sir. वरना इसी कॉन्सेप्ट आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आपसे पूछता है उल्टा सीधा बोलने लगते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूछे तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता दो, यही बड़ी बात है।